नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार हम हैं तैयार आपके साथ लेकर के अपने लेबर वाले पोर्शन के लास्ट लेक्चर को। लेबर जो प्रीवियस 3-4 लेक्चर से कंटिन्यू अपन डिस्कस कर रहे हैं, काफी एक बड़ा प्रोसीजर है जिसमें कई सारे इवेंट और स्टेजेस बताई जाती हैं। अभी तक के डिस्कशन में हमने सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक का पोर्शन कंप्लीट किया। सेकंड स्टेज जहां पे फीटस डिलीवरी वाला मेजर इवेंट होता है वो हमने कल डिस्कस किया। अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि बच्चे के डिलीवर होते ही काम कंप्लीट हो गया। वहां पर बच्चे के बाद और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाम आता है प्लासेंटा, उसकी डिलीवरी को लेकर के डेजिग्नेटेड है लेबर की थर्ड स्टेज, जिसे इंट्रो में अपन ने प्लासेंटल स्टेज कहा था। ना केवल प्लासेंटल स्टेज, इसके अलावा क्रूशियल स्टेज भी कहा था। क्रूशियल इसलिए कहा था क्योंकि प्लासेंटा की डिलीवरी होती है तो वो यूटेराइन वाल से पहले सेपरेट होता है, और सेपरेट होने पर एक ऐसा रिश्ता टूटने जा रहा है जो पिछले 9 महीने बड़े मजबूती से कायम था। तो उस दौरान ब्लड लॉस होता है जो अभी तक लेबर में कभी भी नहीं हुआ, और उसी ब्लड लॉस के प्रॉपर मैनेजमेंट के कारण ही इसे क्रूशियल नाम दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर अपने लेबर पोर्शन का डिस्कस करेंगे लेबर की थर्ड स्टेज, प्लासेंटल स्टेज। तो हमारे सामने बोर्ड पर अवेलेबल है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जहां पे पूरा कंसंट्रेशन प्लासेंटा को लेकर के ही बताया जा रहा है। आते हैं सबसे पहले इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लेने। अब मजे की बात यह है दोस्तों, जनरल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको थर्ड स्टेज के बारे में अभी दूंगा, वहीं से हमारे लिए बहुत सारे एमसीक्यू तैयार बने रहते हैं। पहले जो इंट्रो में एमसीक्यू आ चुके उनको सिर्फ रिपीट करवाता हूं, याद कर लेना। उससे आगे की बात अपन यहां पर करेंगे। 2 एमसीक्यू इस स्टेज के नाम से बनते हैं। पहला थर्ड स्टेज का दूसरा नाम प्लासेंटल स्टेज, और दूसरा एमसीक्यू मोस्ट क्रूशियल स्टेज। ये 2 सिंपल एमसीक्यू इसके दूसरे नाम से बनते हैं जो हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इसके आगे तो सुने इंटरेस्टिंग चीज, इस थर्ड स्टेज में प्लासेंटा सेपरेशन और प्लासेंटा डिलीवरी वाला काम होना है। तो यहां पे एक अच्छी टर्म आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि प्लासेंटा को और क्या कहते हैं। अभी तक नहीं बताया, एम्ब्रियोलॉजी से प्लासेंटा पढ़ाता आ रहा हूं, और आज लेबर में इसको बाहर निकालने का समय आ गया, तब इसका मैं आपको दूसरा नाम बता रहा हूं। और दूसरा नाम क्या है? आफ्टर बर्थ। जी हां, प्लासेंटा का दूसरा नाम बताया जा रहा है आफ्टर बर्थ। हिंदी करें, आफ्टर का मतलब बाद में, बर्थ का मतलब जन्म। और दोस्तों, जन्म और बर्थ हमेशा बच्चे का ही होता है। जैसा कल के लेक्चर में सेकंड स्टेज को बर्थ स्टेज कहा था, तो डेफिनेटली 2 के बाद आता है 3, सेकंड के बाद आता है थर्ड, तो बर्थ के बाद आएगा आफ्टर बर्थ। सेकंड स्टेज बर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज प्लासेंटा स्टेज, तो प्लासेंटा का नाम आफ्टर बर्थ। तो यहां पे कह सकते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम डिलीवरी ऑफ आफ्टर बर्थ, जहां आफ्टर बर्थ किसे इंडिकेट करेगा? प्लासेंटा को। तो फर्स्ट अपने पास एमसीक्यू यहीं से अराइज होना हो गए शुरू। वो क्या बोला गया कि अपन जो डिस्कस करते हैं प्लासेंटा, उस प्लासेंटा को आज दिया जा रहा है नया नाम, और वो नाम आफ्टर बर्थ है। और ये थर्ड स्टेज से तीसरा एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू प्लासेंटल स्टेज, दूसरा एमसीक्यू क्रूशियल स्टेज, और तीसरा एमसीक्यू डिलीवरी ऑफ आफ्टर बर्थ। ये थर्ड स्टेज भी अपने अंदर बहुत सारे एमसीक्यू लेकर चलती है। अब आगे
इस स्टेज की कॉमन बात यह थी कि प्राइमरी मदर हो या मल्टीपैरा मदर हो, दोनों में इसका ड्यूरेशन कॉमन और सेम था, और वो था 15 से 20 मिनट। थर्ड स्टेज की जो ड्यूरेशन है प्राइमरी पैरा या मल्टीपैरा दोनों में इक्वल है 15 से 20 मिनट। अब हर स्टेज में अपन सब स्टेज पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट में नाम दिया लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल, कल सेकंड में नाम दिया प्रोपल्सिव एक्सपल्सिव, आज थर्ड स्टेज में भी 2 नाम देंगे। और वो क्या, तो सुने। प्लासेंटा को डिलीवर करवाना है, पर प्लासेंटा को डिलीवर करवाने से पहले उसे सेपरेट करना जरूरी है। प्लासेंटा यूट्रस की दीवार से फंडस के पास में बड़ी मजबूती से पिछले 9 महीने से जुड़ा हुआ है, वहां से उसे सेपरेट करें, और सेपरेट करते ही जैसे ही वो टूटकर अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट में गिरेगा, फिर लोअर सेगमेंट में सर्वाइकल डायलेशन के जरिए उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 2 काम हुए, प्लासेंटा सेपरेशन, प्लासेंटा डिलीवरी, और इन दोनों काम को होने में एवरेज 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट में होने वाले हैं 2 काम, प्लासेंटा का सेपरेशन और प्लासेंटा का एक्सपल्जन या डिलीवरी। ये नाम पहले लिखता हूं, फिर बताता हूं कैसे एग्जामिनर लाइन में ट्विस्ट डाल के आपसे एमसीक्यू पूछता है। पहले ये चीज सामने बोर्ड पे मैंने ड्यूरेशन लिखी, तो ड्यूरेशन में मेंशन कर दिया 15 to 20 मिनट, और इस 15 से 20 मिनट के प्रोग्राम में काम कितने होने हैं, तो वहां पे नाम दिया कि 2 काम होने हैं। पहला काम क्या होना है, तो उसका नाम देने जा रहे हैं। पहला नाम बोलेंगे प्लासेंटा का सेपरेशन, और जैसे ही सेपरेशन हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो उसे बाहर निकाल देंगे, हो जाएगी डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। अब यहां से देखें, टाइम डिवीजन के जरिए अपन 2 अच्छे एमसीक्यू बनाएंगे जो एग्जामिनर लैंग्वेज में चेंज करके आपसे बहुत बार पूछता है। पहली बात, यहां पे मेन बात यह करनी है कि जो 2 इवेंट हैं, सेपरेशन और डिलीवरी, इनमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन है, समय ज्यादा किसमें लगता है। वैसे तो पूरा समय 15 से 20 मिनट का है, पर यह 15 से 20 मिनट में भी ज्यादा टाइम कौन खाता है, कम कौन खाता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। मुझे बताओ, प्लासेंटा जिससे 9 महीने जुड़ा हुआ था, उससे टूटने में समय ज्यादा लगेगा, और एक बार जो टूट गया तो बाहर निकलने में समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते अभी खुले हुए हैं। कल अपन ने देखा था, बच्चा जब बाहर निकल रहा था तो दरवाजे खुले हुए थे, बंद थे, वही वाली बात। तो टूटने में समय ज्यादा लगेगा, एक बार जो टूटा बाहर निकलने में बहुत कम समय लगा। इसी बात को बेस बनाते हुए कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट का डिवीजन ऐसे किया जाए कि ज्यादा समय सेपरेशन में और बचा समय डिलीवरी में दिया जाए। तो बोल देते हैं 15 से 20 मिनट में लगभग 15 मिनट सेपरेशन में और लगभग 5 मिनट डिलीवरी में। इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, सेपरेशन होने में समय ज्यादा लगता है 15 मिनट, डिलीवरी होने में समय ज्यादा लगता है 5 मिनट। तो अब देखें, आपसे जैसा एमसीक्यू पूछे वैसा जवाब देना है। पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं जनरल सिंपल लाइन बोल करके, फिर बताऊंगा एग्जैक्टली एग्जामिनर ने क्या पूछा था और क्या पूछ सकता है। आपसे पूछे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की टोटल ड्यूरेशन, जवाब 15 से 20 मिनट। प्लासेंटा सेपरेशन की ड्यूरेशन, जवाब 15 मिनट। प्लासेंटा डिलीवरी की ड्यूरेशन 5 मिनट। अब देखेंगे लाइन, 2 एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा में कितना समय लगता है। फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस में कितना समय लगता है। सेकंड, जहां पहली लाइन में सिर्फ एक चीज पूछी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा में कितना समय लगता है,
तो इस पूरे चार्ट को देख करके सिंपल सा जवाब है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा में 5 मिनट लगते हैं। लेकिन जब लाइन बोले डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, मतलब ये पूरी थर्ड स्टेज की बात कर रहा है कि बच्चे के बाहर निकलने से लेकर प्लासेंटा के बाहर निकलने तक कितना समय लगता है, तो पूरी बात करी है। तो जवाब 15 से 20 मिनट है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप दोस्तों। ये दोनों एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कंसेप्ट के द्वारा आपको जो शीट अवेलेबल करवाई जाएगी उसके पीछे प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं, वहां भी आप जाकर के देखेंगे बैक टू बैक ये दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, परीक्षा में पूछे गए एम्स रायपुर 2017 के अंदर। वापस सुने, सिंपल पूछे डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टाइम 5 मिनट, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस पूरा टाइम 15 से 20 मिनट। तो देखेंगे किस प्रकार आपसे यहां पे सिर्फ एक छोटे से परिचय में से ही कितने एमसीक्यू निकल के अभी तक आ चुके हैं। 3 एमसीक्यू नाम से हैं। पहला एमसीक्यू प्लासेंटल स्टेज, दूसरा एमसीक्यू क्रूशियल स्टेज, तीसरा एमसीक्यू आफ्टर बर्थ बोलते हैं, चौथा एमसीक्यू डिलीवरी में 5 मिनट, पांचवा एमसीक्यू बच्चे के डिलीवरी के बाद काउंट करोगे तो 15 से 20 मिनट। अब आगे, जैसा कि पूरा सीन क्लियर हुआ कि थर्ड स्टेज लेवल में मेजर काम क्या होता है, बड़ा काम क्या होता है, तो मेजर काम अपने को क्या मिला था, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो अब हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा सेपरेशन की मैकेनिज्म क्या है। अगले सवाल वहीं से हैं, प्लेसेंटा सेपरेशन की मैकेनिज्म क्या है, तो उसको डील करते हैं अपन। वहां पता चलेगा 2 प्रकार की मैकेनिज्म है, सेंट्रल और मार्जिनल। अंदर जाने से पहले हल्का सा मेमोराइज करेंगे जनरल एनाटॉमी को, तुरंत दिमाग में घोड़े दौड़ेंगे, चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सुनिए, नॉर्मल प्लासेंटा आपको जब पढ़ाया गया था वहां सिखाया था प्लासेंटा बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला होता है। लॉजिक बताए गए थे, बीच में विलाई बड़ा, न्यूट्रिशन ज्यादा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, किनारों पर विलाई छोटा, कम न्यूट्रिशन, लूज कनेक्शन। तो प्लासेंटा यूट्रस की दीवार से अलग होना है। अलग होने को लेकर के 2 मैकेनिज्म है, सेंट्रल सेपरेशन है, मार्जिनल सेपरेशन है। आपको जनरली पता होगा कि ज्यादा मजबूत कनेक्शन कहां होता है, कम मजबूत कनेक्शन कहां होता है, तो उसके बेस पे आंसर देने में आप लोग भी प्रिपेयर हो पाएंगे। तो जवाब ज्यादा मजबूती से कहां जुड़ा होता है, बीच में से। लूज कनेक्शन कहां पे होता है, किनारे पे। तो मेरी बात सुनना, जवाब देना। कहां से टूटना आसान रहेगा और कहां से तोड़ने पर जोर आएगा? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। बीच में से तोड़ने में जोर आएगा और किनारे पर से आसानी से टूट जाएगा। तो इस बेस को लेकर के डिस्कस करते हैं प्लासेंटा सेपरेशन की मैकेनिज्म। उस कैटेगरी में अपने पास नंबर 1 नाम है सेंट्रल सेपरेशन, कुछ देर बाद आ जाएगा मार्जिनल सेपरेशन। फर्स्ट अपने पास है सेंट्रल सेपरेशन। तो इस सेंट्रल सेपरेशन में देखें, बीच में से टूट रहा है और बीच में से टूटा तो मतलब सही है। किनारे पर से तो कोई भी टूट जाता है, किनारे पर तो लूज कनेक्शन होता है, कोई भी टूट जाता है। मजा तब आता है जब बीच में से टूटता है, इसलिए इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट। सेंट्रल सेपरेशन को बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहां से टूटा तो इंपॉर्टेंट है। एक बात नंबर 2, अब इनकी सेपरेशन की जो फिजियोलॉजी है वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करी है। हमारे ओबीजी में टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट अपना जलवा दिखाने आते रहते हैं। प्रेगनेंसी साइंस में दुनिया भर के साइंटिस्ट थे, लेबर के अंदर कभी फ्राइडमान था, कभी फिल पोर्टर था। तो यहां भी अपन 2 साइंटिस्ट की बात करेंगे, एक मैक्स शल्टजी और दूसरा मैथ्यूज ड्यूकेन। 2 साइंटिस्ट हैं। सेंट्रल बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो मैक्स शल्टजी हैं। कई बार इनके नाम से ही सवाल बन के आ जाते हैं। तो पहले 2 बात बोर्ड पे, नंबर 1 कि बीच में से टूटा तो लगा जोरदार, इसलिए बोल सकते हैं इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट।
कि बीच में से टूटेगा मतलब सही काम हुआ है, वहां से तोड़ा है जहां से जोर आता है, तो नाम दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट। साइंटिस्ट किसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि साइंटिस्ट ने थ्योरी बताई, तो वो नाम बोर्ड पे ले लीजिए, ये रहा मैक्स शुल्ट जी। ये अंग्रेज की औलाद है, नाम लिखा हुआ है सामने, शुक्ला जी बोल के काम चला सकते हैं, मैक्स शुल्ट जी है, शुक्ला जी बोले काम चलाएं। अब साइंटिस्ट है तो बिना थ्योरी दिए ये मानते नहीं है, तो क्या कॉन्सेप्ट था इसका, सेंट्रल सेपरेशन में ये बताता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा। सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ये दिखाता है, हल्का सा आपको ड्रॉ करके बताऊं कि अपने पास ये यूटेराइन कैविटी और जो प्लासेंटा है पहले बीच में से अलग होगा, बाद में किनारे पर से। किनारे अभी भी जुड़े हुए हैं, बीच में से अलग हो गया। प्लासेंटा की दीवार आप जानते हैं, ये जो पोर्शन था वो अंदर वाला डेसिडुआ था और बाहर वाला जो पोर्शन है कोरियन। तो इस साइंटिस्ट का कहना है प्लासेंटा सेपरेट होकर जब लोअर सेगमेंट में आता है तो नीचे की तरफ कोरियन है या डेसिडुआ, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है जब बीच में से पहले टूट के फिर नीचे आता है तो लोअर सेगमेंट में कोरियन नजर आता है। यह इसकी थ्योरी है। और ना केवल कोरियन नजर आता है, इस प्रकार का टूटा हुआ प्लासेंटा हमें जो शेप देता है वो शेप इस प्रकार की है, जिसे बोलते हैं उल्टा छाता, इन्वर्टेड अम्ब्रेला। नीचे टूट के पहले कोरियन का आना और उल्टा छाता, सीधा छाता अपन बचपन से बनाते आ रहे हैं, बचपन से काम ही क्या किया है, ये ऐसे चांद घुमाया और डंडा लगाया, छाता बन गया। इसको उल्टा कर दें तो इन्वर्टेड अम्ब्रेला, उल्टा छाता की तरह दिखता है। ये इसकी थ्योरी थी। तो इन दो लाइनों को अपन बोर्ड पर पुटअप करना चाहेंगे। क्या बोल रहा है ये? पहली बात तो ये नीचे कौन आता है? कोरियन, कोरियन इन लोअर सेगमेंट। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी कहलाती है इन्वर्टेड अम्ब्रेला। जो चार बातें सेंट्रल के लिए कर रहे हो, सेम बातें मार्जिनल के लिए करेंगे कंपैरिजन में। पहले इन चार के लिए तैयार रहें। नंबर वन थिंग क्या लिखा हुआ है? नंबर वन चीज ये लिखी हुई है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि बीच में से टूटने में जोर ज्यादा आता है और बीच में से टूटा मतलब काम जोरदार किया। नेक्स्ट वन साइंटिस्ट याद रखने हैं, एक शुक्ला जी आएंगे, एक ढक्कन आएगा। फिलहाल शुक्ला जी आ गए हैं, नाम है मैक्स शुल्ट जी। इनका प्रयोग क्या है? जब बीच में से टूटेगा तो पहले नीचे कोरियन आएगी और प्रणाली का नाम है इन्वर्टेड अम्ब्रेला। तुरंत प्रभाव से सेंट्रल के बाद अपन ले लेते हैं मार्जिनल को और वहां भी ऐसे 4 पॉइंट का अपन डिस्कशन करेंगे। नंबर वन, जहां सेंट्रल में फर्स्ट लाइन थी मोस्ट सिग्निफिकेंट, यहां क्या लाइन होगी? तो लाइन सुनना। मार्जिनल सेपरेशन क्या बताएगा कि ऐसी जगह से टूटा जहां से टूटना आसान था, मतलब वहां से तो कोई भी टूट सकता है। कंपटीशन एग्जाम में आपके सामने एमसीक्यू है, एक ऐसा एमसीक्यू है जिसे हर कैंडिडेट कर सकता है। वो एमसीक्यू आप करके आए तो बेटा कोई तीर मार के नहीं आए, वो सब कर सकते थे। यदि आप ऐसा एमसीक्यू करके आए जो कोई ना करके आया और आपके करने पे आपको सिलेक्शन दिलाया, तो वो दम वाली बात होती है। मार्जिनल में बोलूंगा ऐसी चीज हो रही है जो कोई भी कर सकता है, और जो कोई भी कर सकता है वो चीज कहलाती है कॉमन। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट था सेंट्रल, मोस्ट कॉमन जाएगा मार्जिनल। फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट था साइंटिस्ट के नेम का, वहां मैक्स शुल्ट जी, शुक्ला जी। और यहां पे अपनी बात चलेगी मैथ्यूज ड्यूकैन। थोड़ी देर बाद आप उसे ढक्कन बोलने लगे, कोई परेशानी नहीं, पर फिलहाल बोलेंगे मैथ्यूज ड्यूकैन। तो ये 2 पॉइंट कंपैरिजन में। नंबर वन बोर्ड पे मेंशन करता हूं, क्या बोला इसको कि भैया तो मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हर किसी के बस की बात है, आराम से हो जाएगी। और यहां पे जो ऑस्ट्रेलियाई ओपनर आ रहा है उसका नाम है मैथ्यूज ड्यूकैन। आप ड्यूकैन को ढक्कन बोले, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब आगे, जैसे साइंटिस्ट वहां भी आया था यहां भी आया है। जब भी साइंटिस्ट आते हैं अपनी थ्योरी लाते हैं, कुछ नया दिखाते हैं।
तो ये साइंटिस्ट क्या बोलता है, तो उसके लिए फिर अपन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अपने पास यूटेराइन कैविटी और प्लासेंटा देखो कैसे सेपरेट हुआ। ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा, इस प्रकार से प्लासेंटा सेपरेट हुआ। ये कंडीशन कहलाती है। अब यहां गौर करें तो अटेंशन से देखना, जब प्लासेंटा एक किनारे से टूट करके उधड़ करके नीचे गिर गया, एक किनारे से टूट करके उधड़ के नीचे गिर गया, तो वापस लेयर की बात करूंगा, ये अंदर वाली लेयर है और अंदर वाली लेयर हमेशा कौन सी होती है, डेसिडुआ। ये बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर हमेशा कौन सी होती है, कोरियन। तो अब की बार नीचे कौन आया, कोरियन। कुछ देर पहले नीचे, सॉरी, अब की बार कौन है, डेसिडुआ, पहले कौन था, कोरियन। अब की बार नीचे कौन आ रहा है, डेसिडुआ। यही तो सिग्निफिकेंट अंतर है। सामने मार्जिनल है तो डेसिडुआ नीचे है, इससे पहले सेंट्रल था तो नीचे कोरियन था। तो ये डिफरेंशिएट करने का बहुत अच्छा तरीका कि पिछले वाले में सेंट्रल सेपरेशन में लोअर सेगमेंट में पहले कोरियन आता है, मार्जिनल सेपरेशन में पहले डेसिडुआ नीचे आता है। एक बात, वो थ्योरी थी इन्वर्टेड अम्ब्रेला। ये थ्योरी क्या है, तो ये थ्योरी बताना चाहती है एक किनारे से पकड़ के खींचा और उधेड़ करके नीचे लाते गए। ये किस प्रकार की बात है, एक दो एग्जांपल सुन लो। केला, केला देखा है ना, खाया भी होगा। केला बहुत कॉमन टर्म है, कुछ और मत सोचिए, ठीक है। केले जो खाते हैं अपन, उससे कभी भी बीच में से फाड़ के नहीं खाते हैं, बड़े आराम से पकड़ा, एक किनारे से छिलका छीला और छील करके पूरा चीर हरण कर दिया और खा गए। एक किनारे से खींचते हुए दूसरे पे आए, इस प्रकार का सेपरेशन मार्जिनल होता है। अब केले के शर्ट को ले लो, ये मेरी शर्ट है, यहां पे कई सारे बटन हैं, इन बटन के कारण ही तन ढका हुआ है, इज्जत बची हुई है। यदि कोई बात करे ऐसा पकड़े और खींचे तो पहला बटन टूटेगा, और खींचे दूसरा टूटेगा, और खींचे तीसरा टूटेगा, और टूटते जाएंगे और ये खुलता जाएगा, उधड़ जाएगा। इस बेस पे थ्योरी आ रही है कि एक किनारे से पकड़ के खींचते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचना और बीच में आने वाले सारे बटन, यहां बटन कहलाएंगे कोटिलिडॉन का टूट टूट के गिरना, वो कहलाता है बटन फॉल इनटू कैविटी। बटन फॉल इनटू कैविटी, जहां पर बटन हो सकते हैं हमारे डेसिडुआ में मिलने वाले कोटिलिडॉन। तो साइंटिस्ट की थ्योरी और साइंटिस्ट का रिजल्ट सामने बोर्ड पे अवेलेबल। रिजल्ट क्या बताया आपको, ये बताया कि वहां पे डेसिडुआ लोअर सेगमेंट में आया, डेसिडुआ इन लोअर सेगमेंट। और थ्योरी का नाम क्या बताया, बटन फॉल इन कैविटी। इस प्रकार चार मेन कैरेक्टर से थर्ड स्टेज में होने वाले मेजर वर्क की मैकेनिज्म को आप लर्न कर सकते हैं। सबके लिए आम बात है, तो मेथड हो गया मोस्ट कॉमन, कोई बड़ी बात नहीं। साइंटिस्ट का नाम ढक्कन है मैथ्यूज डुकेन, नीचे कौन आया, डेसिडुआ आया, और थ्योरी का नाम बटन फॉल इनटू कैविटी। और ये दोनों का प्रेजेंटेशन आप सामने देखेंगे अवेलेबल डायग्राम से। यहां देखो, ये वाली थ्योरी किसे फॉलो कर रही है, सेंट्रल सेपरेशन को। ये देखिए कितने बढ़िया और आसान तरीके से ऐसे उल्टा छाता बना हुआ दिखाया जा रहा है। ये सेंट्रल सेपरेशन है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये शुल्टजी वाला है, ये नीचे कोरियन लेके आया है। उधर चलें, ये देखो किस प्रकार मैंने जो बताया था एक किनारे से दूसरे किनारे वाली बात, तो किनारे वाली बात हो गई। तो ये कौन सा है, ये मार्जिनल है, ये मोस्ट कॉमन है, ये ढक्कन वाला है, डुकेन वाला है, और नीचे डेसिडुआ को लेके आया है। तो ऐसे दो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से एग्जाम में एमसीक्यू आए तो समझ जाएं कि वो प्लासेंटा सेपरेशन से रिलेटेड है, और प्लासेंटा की कंडीशन को देखते हुए आइडिया लगा पाए कि वो सेंटर है या मार्जिनल। तो हमारे पास एग्जाम में कई बार एमसीक्यू प्लासेंटा सेपरेशन के मैकेनिज्म से जो पूछे गए हैं वो डायग्राम से पूछे गए हैं, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, और वहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट कॉमन इन दो नेचर से पूछे गए हैं। चलिए, हो गया जो होना था थर्ड स्टेज में। अब देखेंगे कि जब प्लासेंटा सेपरेट होता है
जब लेबर की थर्ड स्टेज होती है तो हमें पता कैसे चलता है? अगला जबरदस्त सवाल या इस थर्ड स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, नाम है साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन। साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा टूट गया? वो प्लासेंटा जो 9 महीने ऊपर था वो टूट गया, कैसे पता चलेगा? अभी डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है पहले टूटेगा, टूट के लोअर सेगमेंट में गिरेगा, फिर लोअर सेगमेंट से बाहर निकलेगा। अभी सिर्फ पूछ रहे हैं साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखते हैं सामने बोर्ड पर, ये आ गए साइन ऑफ थर्ड स्टेज लेबर या प्लासेंटा सेपरेशन। देखिए किस प्रकार बड़े ही सिंपल डायग्राम से चीज को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसे फोकस करें। जो साइन लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और वो अपनी कंडीशन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मदर है जिसका ये प्लासेंटा सेपरेट होता बताया जा रहा है। जैसे ही प्लासेंटा टूट करके नीचे आएगा, लोअर सेगमेंट में आएगा, तो टूटने से ये ब्लीडिंग, ये देखो कितना भयंकर ब्लड लॉस हुआ है। दूसरी बात, ये अम्बिलिकल कोड, गौर फरमाना, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जैसे ही बच्चा बाहर आता है अम्बिलिकल कोड काट देते हैं, वो अम्बिलिकल कोड वहीं थी। लेकिन जब प्लेसेंटा अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट में आ गया तो अम्बिलिकल कोड और बाहर निकल गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और फिर जैसे यहां से प्लेसेंटा चला जाएगा तो यूट्रस के नेचर में भी फर्क आएगा, जिन्हें सामने इन चीजों से लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है जबरदस्त ब्लड बहना, गश ऑफ ब्लड, अम्बिलिकल कोड की लंबाई बढ़ जाना, कोड लेंथिंग, यूट्रस के नेचर में देखो ग्लोब्यूलर और उसके साइज में देखो एंटीरियरली। हम इन सभी के अंदर से बनने वाले एमसीक्यू को एकदम टू द पॉइंट बताएंगे, सुनते जाना, परीक्षा में बहुत ही अच्छे सवाल आएंगे। पहली बात तो ये सारी चीजें ये समझना कि ये जायज है या ना जायज है। नंबर 1, प्लासेंटा सेपरेट होते ही खून बहना जायज है, गश ऑफ ब्लड। प्लासेंटा सेपरेट होते ही अम्बिलिकल कोड की लंबाई दिखना जायज है, अम्बिलिकल कोड की लेंथ। यूट्रस के खाली होते ही शेप चेंज होना जायज है, ग्लोबुलर यूट्रस और पोजीशन। अब यहां पर अपन देखेंगे इन सब में से बनने वाले टू द पॉइंट एमसीक्यूज। जिस कैटेगरी में पहला जो नाम आ रहा है उसे देख करके चौंक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मोस्ट कंफर्म साइन। पहला एमसीक्यू बनता है यहां से प्लासेंटा सेपरेशन का मोस्ट कंफर्म साइन। उसका मीनिंग यह है कि आपने तो टेबल बना करके 4-5 साइन बता दिए, आपने ब्लड लॉस के बारे में बता दिया, अम्बिलिकल कोड की लंबाई के बारे में बता दिया, यूट्रस के नेचर के बारे में बता दिया, पर मोस्ट कंफर्म का नाम जब भी है आता तो देखिए मेरा मार्कर कहां जा रहा है, वो जा रहा है अम्बिलिकल कोड की लेंथ पे। हजारों बार पूछा गया सवाल है, आप भी हो जाइए तैयार कि अम्बिलिकल कोड की लंबाई बच्चे के पैदा होते ही हमने काट के वेजाइना के बाहर थी जो लटकाई, जैसे वेजाइनल बर्थ हुआ बच्चे को बाहर निकाला, अम्बिलिकल कोड कट किया, जो अम्बिलिकल कोड वेजाइना के बाद सब छोटी सी पड़ी थी वो निकल के इतनी बड़ी जितनी लंबी होती है पूरी बाहर आ जाए, तो कंफर्म मोस्ट कंफर्म साइन माना जाता है प्लासेंटा सेपरेशन का। एक बात हो गई। अब करते हैं कुछ जनरल बात। मोस्ट कंफर्म साइन के बाद में जनरल बात करना शुरू करते हैं। जनरल बात क्या है? ये जो आपने लिखा है गश ऑफ ब्लड, इसे समझाना शुरू करते हैं कि जो गश ऑफ ब्लड है तो ब्लड लॉस होता कितना है, तो एवरेज ब्लड लॉस, एवरेज ब्लड लॉस इन एवरी फीमेल आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। हर भारतीय महिला में हर नॉर्मल डिलीवरी के बाद सामान्य होने वाले ब्लड लॉस की जो रेंज है वो कितनी है? 100 से 250। 100 से 250 रेंज इतनी रहे और इतने में ही ये ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, मैनेज हो जाए तो वेल एंड गुड है। इससे ज्यादा हो जाए और 500 की लिमिट क्रॉस कर जाए तो वो पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज।
पर फिलहाल हमें बात करनी है नॉर्मल की। नॉर्मल लेबर चल रहा है, मतलब ब्लड लॉस भी कम मात्रा में होना चाहिए और वो रुक भी जाना चाहिए। तो अब सुने, अभी तक अपन ने लेबर के शुरुआत में एक शब्द पढ़ा था, जब सारे काम अपने आप हो और अपने आप मैनेज हो जाएं तो कहलाता है नेचुरल मैनेजमेंट। यदि किसी काम को करने के लिए बाहर से किसी का प्रयोग करना पड़े तो कहलाता है एक्टिव मैनेजमेंट। यहां मैं बात करूंगा नेचुरल की, कि जो ब्लड लॉस हुआ क्या वो बहता रहना चाहिए था या रुक जाना चाहिए था? जवाब रुक जाना चाहिए था। तो उसके लिए दो नेचुरल मैकेनिज्म हैं, कान खोल के तैयार हो जाइए। दो नेचुरल मैकेनिज्म है, वो क्या? नंबर 1, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी में एक टर्म थी हाइपर कोएगुलेबिलिटी। 4-5 हाइपर थे, हाइपर वोलेमिया, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर मेटाबॉलिज्म। एक टर्म थी हाइपर कोएगुलेबिलिटी, जहां सिखाया था कि प्रोटीन ज्यादा होने से, क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा बनने से कोएगुलेबिलिटी बनती है। तो फिजियोलॉजिकल चेंज में जो हाइपर कोएगुलेबल नेचर था, उसी कारण प्लासेंटा सेपरेशन के बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया गया। पहली मैकेनिज्म। दूसरी, जो हमारी स्पाइरल आर्टरी थी, पूरी प्रेगनेंसी में यूटेराइन आर्टरी की 120 से 200 ब्रांच जो बनाई थी स्पाइरल आर्टरी की, उन सभी में जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और एक नाम होता है कि जब हो जाए कॉन्ट्रैक्शन, नहीं हो रिलैक्सेशन, बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज, ये दो नेचुरल मैकेनिज्म कहलाती हैं ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर प्लासेंटा सेपरेशन की। हर फीमेल में ऐसा ही होता है, हर फीमेल में ब्लीडिंग ऐसे ही रुकती है। जिनमें नहीं रुकती उनमें पीपीएच होता है और उनमें इलाज करने के लिए फिर बाहर से दवा का प्रयोग होता है। फिलहाल अपन घर की बात कर रहे हैं, अंदर के अंदर मैनेज हो जाए तो दो मैकेनिज्म कौन कौन सी है जो बताइए वो लिखेंगे। नंबर 1 हाइपर कोएगुलेबल नेचर, नंबर 2 रिट्रैक्शन ऑफ वेसल। तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए दो जो काम हुए उन्हें लिखता हूं। नंबर 1 क्या था? प्रेगनेंसी का हाइपर कोएगुलेबल नेचर, और नंबर 2 रिट्रैक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज। रिट्रैक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज। तो ये अपने पास दो ब्लड लॉस को मैनेज करने की नेचुरल मैकेनिज्म। यहां जो साइन पड़े हैं उनका ही डिटेल डिस्कशन दे रहा हूं मैं, कि इन साइन में से पहला एमसीक्यू मोस्ट कंफर्मेटरी का जवाब अम्बिलिकल कोड लें। ब्लीडिंग के ऊपर सवाल बने तो एवरेज ब्लड लॉस 100 से 250, पीपीएच और बीमारी वाला 500 होता है। यह ब्लड लॉस अपने आप रुक जाएगा दो मैकेनिज्म से, पहला हाइपर कोएगुलेबल नेचर, दूसरा रिट्रैक्शन ऑफ आर्टरी। बात करें 3 और 4 की, तो उनमें बात कर रहे हैं यूट्रस की। और यूट्रस में जब भी बात करते हैं तो पर्टिकुलर बात होती है अपर सेगमेंट फंडस की। तो अगली मेरी सारी 3, 4, 5 जो लाइनें हैं वो टारगेट करेगी यूट्रस के फंडस को। तो हम भी पढ़ जाते हैं पीछे, उसके नाम लेते हैं बोर्ड पर, सामने जो अवेलेबल है फंडस असेसमेंट। इस फंडस असेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक एक करके बड़े ध्यान से सुनिएगा फंडस को लेके। तो यहां पे यूट्रस का फंडस पहले कैसा था, बाद में कैसा था, पहले वो देखें। जब तक प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ तब फंडस कैसा, और जब सेपरेट हो गया तब फंडस कैसा। तो ध्यान से सुने। नंबर 1, जब प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ था, नॉट सेपरेट था, तो प्लासेंटा की शेप होती है डिस्कॉइडल। तो फंडस भी कैसा था? डिस्कॉइडल। एक बात, जब सेपरेट हो गया फंडस खाली हो गया, खाली हो गया तो अपनी नॉर्मल शेप में आ गया ग्लोब्यूलर। सेपरेट नहीं हुआ तब तक प्लासेंटा के कारण डिस्कॉइडल, और जब सेपरेट हो गया तो उसकी नॉर्मल शेप ग्लोब्यूलर। सेकंड वन, सॉफ्ट या हार्ड। हार्ड को बोल देते हैं फर्म, सॉफ्ट या फर्म। जब तक प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ था, प्लासेंटा वही था, तो प्लासेंटा के कारण वो फर्म था। जब प्लासेंटा सेपरेट हो गया,
बहुत अच्छा लॉजिक है, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। शायद इस क्लास से पूरी दुनिया से अलग डिफरेंशिएट पॉइंट जो मिलेगा वो मिल सकता है कि सेपरेट होने से पहले वो हार्ड था प्लासेंटा के कारण, सेपरेट होने के बाद भी हार्ड है स्पाइरल आर्टरी के रिट्रैक्शन के कारण। तो कई बार बच्चा रनिंग लैंग्वेज में याद कर लेता है कि पहले हार्ड था अब खाली हो गया, सॉफ्ट हो गया। नहीं दोस्तों, अब भी वो हार्ड है क्योंकि रिट्रैक्शन हुआ है वेसल्स का। तो ये दो नेचर पहले बोर्ड पे लिखता हूं, पहले और बाद का सीन। तो लिखा मैंने फंडस असेसमेंट। पहले मुझे करना है दो बातों के बारे में डिस्कशन, और दो बातों का डिस्कशन ये रहा कि एक लिखा अपन ने बिफोर सेपरेशन, एक आफ्टर। तो यहां लिखता हूं जब तक सेपरेट नहीं हुआ था बिफोर, और जब सेपरेट हो गया आफ्टर। परिवर्तन आने चाहिए, क्या क्या आने चाहिए उन्हें देखते हैं। जब सेपरेट नहीं हुआ था पहले की बात करें तो पहले कैसा था वो, डिस्कॉइडल, और जब खाली हो गया तो अब कैसा दिख रहा है वो, ग्लोब्यूलर। मजे की बात यह है कि पहले भी वो हार्ड था, हार्ड का मतलब फर्म, और दुकानदारी वाली बात है आज भी ये हार्ड है। आपके पास जवाब होना चाहिए, पढ़ाई का महत्व निकलना चाहिए कि भैया पहले हार्ड किस कारण था और अब हार्ड किस कारण है। तो पहले हार्ड किस कारण था, प्लासेंटा के प्रेजेंस के कारण। अब हार्ड क्यों है, वेसल्स के रिट्रैक्शन के कारण। अब एक मजा लेते हैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज, यदि फंडस प्लासेंटा सेपरेशन के बाद आपको हार्ड दिखे मतलब वेसल्स रिट्रैक्शन कर रही हैं, मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। यदि आपको सॉफ्ट दिखे मतलब वहां पे आर्टरीज ने रिट्रैक्शन नहीं किया, मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाएगी, और उस कंडीशन में करने पड़ते हैं फिर एक्टिव मैनेजमेंट। स्पाइरल आर्टरी का रिट्रैक्शन होना नेचुरल मैनेजमेंट था, अपने आप होना चाहिए था, वो होता है तो यूट्रस हार्ड दिखता है। लेकिन यदि असेसमेंट में सॉफ्ट दिखे मतलब नेचुरल मैनेजमेंट फेल हो गया तो करना पड़ता है एक्टिव मैनेजमेंट। तो लाइन लिखते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग, और वो चीज क्या है, इफ सॉफ्ट यूट्रस, यदि यूट्रस आपको सॉफ्ट दिखे तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि वहां पे आपको खतरा है कि खून बहेगा, रिस्क ऑफ पीपीएच। ये बात ध्यान दीजिए। अब आगे एक बात और ध्यान, इससे हमें यह आइडिया लगा कि हार्ड यूट्रस है मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल है, सॉफ्ट यूट्रस है मतलब पीपीएच का रिस्क है। जनरल सी बात, हार्ड यूट्रस है ब्लीडिंग कंट्रोल है, सॉफ्ट यूट्रस है पीपीएच का रिस्क है। अब ऐसी सिंपल सी बात याद हम कर ही रहे थे कि एक तीतर मार्केट में आ गया, और वो तीतर क्या था, नाम सामने बोर्ड पे लिखता हूं, देखिए वहां पे लिखा मैंने कंडीशन ऑफ ट्रॉमा। तो एक नाम आया ट्रॉमेटिक यूट्रस। जब कंडीशन हो किसी भी ट्रॉमा की, नाम आएगा ट्रॉमेटिक यूट्रस। तो वो क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी कंडीशन है, सिर्फ ट्रॉमेटिक यूट्रस ऐसी कंडीशन है जहां डबल गेम चलता है। डबल गेम क्या चलता है कि यूट्रस हार्ड भी होता है और हार्ड होने के बावजूद ब्लीडिंग भी करता है। नहीं तो अभी तक ये सामने स्मार्ट बोर्ड का मास्टर यही सिखा रहा था कि यदि यूट्रस हार्ड हो मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रही, यदि यूट्रस हार्ड हो मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रही। लेकिन यह एकमात्र ऐसी कंडीशन है जहां हार्ड होते हुए भी ब्लीडिंग होती है, नाम ट्रॉमेटिक यूट्रस। तो उम्मीद है अब आप सारे सवाल की लाइनों को समझ पाएंगे। जनरल कॉन्सेप्ट, कौन सा यूट्रस ब्लीडिंग करता है, सॉफ्ट, कौन सा यूट्रस ब्लीडिंग नहीं करता है, हार्ड। यदि हार्ड यूट्रस भी ब्लीडिंग करे तो वो क्या है, ट्रॉमा। दैट्स इट। अब आगे, अब फंडस के नेचर को लेकर कुछ बात करते हैं। फंडस का असेसमेंट किया जाता है ऊपर नीचे अम्बलाइकस के लेवल के हिसाब से बताया जाता है पोस्टमार्टम में। अब एक नजारा देता हूं उसका, वो क्या, वो ये पहली बात तो ये, जब भी प्लासेंटा पूरा निकलने के बाद एक नर्स या गायनेकोलॉजिस्ट यूट्रस के फंडस को देखने जाएं, पहले यूरिनरी ब्लैडर का स्टेटस जरूर देखें।
यूरिनरी ब्लैडर खाली होना चाहिए। मदर को आफ्टर डिलीवरी वॉइडिंग कर देनी चाहिए, नहीं है डिस्टेंडेड लग रहा है तो कैथेटराइज होना चाहिए। कुल मिलाकर के मूत्राशय खाली होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है कि किसी भी फंडस स्टेट असेसमेंट से पहले क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे? फर्स्ट कंफर्म ब्लैडर, पहले सुनिश्चित करें कि मूत्राशय का थैला भरा हुआ तो नहीं है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उन्हें देखना। उनकी छोटी छोटी लाइनें हैं, मैं बैक टू बैक बोर्ड पर लिख रहा हूं। धनाधन क्या बोलना चाहती हैं? फर्स्ट लाइन बोलती है कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी तुरंत होते ही। अगला 12 आवर आफ्टर डिलीवरी, 12 घंटे के बाद। नेक्स्ट 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। इस समय पे आपको फंडस देखकर आना है कि वो कहां कहां था। और फिर लास्ट 10 डेज आफ्टर डिलीवरी। तो यहां पे मैं आपको 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं यूटेराइन फंडस पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल बनेगा एग्जामिनर में कि फंडस से एग्जामिनर ये 4 बैक टू बैक लाइनें आपसे पूछ लेता है। क्या कि तुरंत कहां दिखाई देगा, 12 घंटे बाद कहां, 24 घंटे बाद कहां, और 10 दिन बाद कहां। यूट्रस का फंडस, ये फंडस प्रेगनेंसी में भी हमको बहुत सारा ज्ञान देकर के जा रहा था। 12 वीक पे प्यूबिस, 24 पे अम्बलाइकस, 36 पे जिफॉइड, अलग अलग। अब ये सीन अलग है, इस समय पे वो कहां कहां होगा। तो बात करते हैं इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी का। जब बात आती है तो वहां जवाब देते हैं एट अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेवल पे होता है। एट अम्बलाइकस, जहां अम्बलाइकस है वहां होता है। देखो कितनी रोचक बात है, प्रेगनेंसी में अम्बलाइकस के लेवल पे पहुंचने में लगते हैं 24 वीक, और यहां अम्बलाइकस पे पहुंचने में इमीडिएट। अब आगे इंटरेस्टिंग चीज, अगला जो 24 घंटे का समय है इस मदर के लिए जिसकी डिलीवरी हुई है, वो रेस्ट का टाइम होता है। कहीं भी चल जाना, डिलीवरी चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, शुरुआत के 24 घंटे बिस्तर पे पूरी तरह आराम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि लेबर में अभी धुआंधार परफॉर्मेंस देख करके शरीर का बैंड बजा हुआ है। तो रेस्ट कंडीशन में मसल्स एक्सपेंशन से यहां कुछ फिगर चेंज मिलेंगे। देखो क्या मिलेगा, 12 घंटे बाद अचानक से क्या मिला, 1 सेंटीमीटर अबव अम्बलाइकस, और 24 घंटे बाद 1 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस। यह जानने वाली बात है कि 12 घंटे के बाद जो यूट्रस अम्बलाइकस पे था फंडस, वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। और वो ऊपर जाने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि रेस्ट वाली कंडीशन में मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स। उसके बाद पोस्टमार्टम जब शुरू होगा तो लगातार नीचे 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 ही जाएगा, और 10 दिन बाद अपने घर लौट जाएगा। उसका घर क्या था, पेल्विस। तो 10 दिन के बाद 10 डे आफ्टर डिलीवरी आपको यह कहां मिलेगा, एट पेल्विस, पेल्विस के अंदर मिलेगा। तो सामने बोर्ड पे जो पूरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, ये सारा हमारा फंडस असेसमेंट है। कह सकते हैं अपन जो सिंपल सा पढ़ रहे थे, साइन ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, उसकी डिटेल जब देखने गए तो इतने सारे हमको कर्मचारी मिले। जहां सिंपल आप बोल रहे थे इतने से साइन है। पहला एमसीक्यू बना मोस्ट कंफर्मेटरी से आंसर कोड लेन। ब्लड लॉस की बात चली, ये अमाउंट, ये नेचुरल मैकेनिज्म। यूट्रस के फंडस के नेचर की बात चली, तो ये पूरी पिक्चर कि पहले कैसा दिखता है, बाद में कैसा दिखता है। कंसेप्ट बना कि सॉफ्ट यूट्रस, रिस्क ऑफ पीपीएच, हार्ड यूट्रस, ब्लीडिंग कंट्रोल। एक नई कंडीशन कि हार्ड होते हुए भी ब्लीडिंग करे, कौन सी है, वो ट्रॉमा। अगली बात, सब कुछ निकलने के बाद फंडस देखने जाओगे तो पहले कैसे देख करके आओगे, ब्लैडर को देख करके आओगे। उसके बाद क्या होगा, ये 4 नेचर सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कैसे कैसे वो वेरी करता है। तो ये अपने पास थर्ड स्टेज की पूरी फिजियोलॉजी और उसके साइन। अब बात करेंगे थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट को लेकर।
मैनेजमेंट तभी करना पड़ता है जब कोई समस्या हो जाए। तो बात यह होती है, मैंने बता भी रहा था कि ब्लड लॉस नेचुरल मैकेनिज्म से रुकता है। यदि नेचुरल मैकेनिज्म फेल हो तो एक्टिव स्कीम लगानी पड़ती है। तो कुछ मैनेजमेंट फोकस करेगा ब्लड कंट्रोल पे, और यदि ऐसा हो जाए प्लासेंटा सेपरेट ही ना हो पाए, अरे थर्ड स्टेज में जो एकमात्र काम होना था प्लासेंटा का सेपरेशन, वही ना हो पाए तो करना पड़ता है मैनेज। तो आइए चलते हैं अपने पास, अटेंशन से देखते हुए कि अपने पास जो नाम लिखे हुआ है वो पोर्शन है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट पोर्शन के अंदर अपन क्या क्या करेंगे पहले बताता हूं। टारगेट, मैनेजमेंट के 2 टारगेट हैं। पहला, प्लासेंटा सेपरेशन के बाद में होने वाली ब्लीडिंग कंट्रोल करना, या प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ तो उसे सेपरेट करना। सिर्फ 2 बड़े टारगेट होते हैं इस मैकेनिज्म के। तो वो 2 टारगेट अपने पास क्या हैं? ब्लीडिंग कंट्रोल करना कैसे करते हैं, और यदि ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई अच्छी बात है, समस्या यदि ये हो जाए प्लासेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ तो प्लासेंटा को सेपरेट करना। सिर्फ 2 टारगेट को लेकर के मैनेजमेंट किया जाता है। तो देखिए अपन इन 2 के लिए अब क्या क्या करते हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए, प्लासेंटा सेपरेशन के लिए। पहले आते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए, तो गौर से सुनना। ब्लीडिंग कंट्रोल अब हम कर रहे हैं मतलब नेचुरल मैकेनिज्म फेल हो चुकी है, तो वहां पे स्पेसिफिक प्रोसीजर और स्पेसिफिक दवा का नाम आने वाला है। स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात करूं तो वो ये है, पहली बात तो ये, कहीं से भी शरीर में खून निकले, पहला प्रोसीजर होता है जाके कंप्रेस करना, प्रेशर लगाना। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जब हम हमारी पेंसिल को ब्लेड से साफ किया करते थे और उंगली कटा लेते थे, तो जब भी ब्लीडिंग होती है पहला इंटरवेंशन होता है जाकर के कंप्रेस करो, प्रेशर लगाओ। यहां पे ब्लीडिंग हो रही है जहां से प्लासेंटा सेपरेट हुआ है, फंडस से, उसके ऊपर जाके प्रेशर लगाना, उसको जाके दबाना, फंडल प्रेशर। और दूसरी बात जो पर्टिकुलर बनी है थर्ड स्टेज मैनेजमेंट की या पोस्टमार्टम हेमरेज की, क्योंकि थर्ड स्टेज मैनेज नहीं हुई तो पोस्टमार्टम हेमरेज ही होगा। क्योंकि थर्ड स्टेज मैनेजमेंट में कर क्या रहे हैं? ब्लीडिंग कंट्रोल, और ये नहीं हुई तो पोस्टमार्टम में क्या हो जाएगा? हेमरेज। वो चीज बनी हुई है यूटेराइन मसाज। यूटेराइन मसाज जो उस कॉन्सेप्ट को टारगेट करती है कि जितना ज्यादा मसाज करोगे उतना ज्यादा मसल्स में हार्ड नेचर आएगा, और जितना हार्ड यूट्रस होगा उतना ब्लीडिंग कंट्रोल इफेक्टिव होगा। तो बात कर रहा हूं मैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले 2 प्रोसीजर की। पहली बात, तुरंत प्रेशर लगाएं फंडस पे, और दूसरी बात, मसाज करें यूट्रस की हार्ड करने के लिए, जिनको आपको सामने प्रेजेंट करके मैं दिखाता हूं किस प्रकार यह काम चल रहा है। फर्स्ट वन देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें एग्जामिनर, ये अपने पास यूट्रस है और इस यूट्रस में फंडस वाले एरिया पर एग्जामिनर प्रेशर लगा रहा है। ऐसा डायग्राम परीक्षा में आता है दोस्तों, तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। ऐसा डायग्राम यदि आ जाए तो समझ जाना कि एग्जामिनर फंडल प्रेशर के द्वारा ब्लीडिंग कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। सेकंड वन डायग्राम पे देखें, मसाज वाले पे, तो देखिए किस प्रकार इस हाथ से यूट्रस को ग्रेस्प किया गया और यहां पे हाथ की फीस्ट बनाई गई ताकि पूरा इसे मसाज दिया जा सके। और ये जो प्रोसीजर सामने बोर्ड पर हो रहा है इसे बोल सकते हैं मसाज। और आपसे ये भी पूछेंगे मसाज करने का उद्देश्य क्या होता है, तो आंसर दे देना, यूट्रस को हार्ड नेचर स्ट्रांग करना। ये सॉफ्ट को हार्ड करेगा और हार्ड को और हार्ड करेगा। बिल्कुल मसाज वाला कहीं भी क्वेश्चन आ जाए
थर्ड स्टेज मैनेजमेंट में, लेबर के मैनेजमेंट में, या फिर अपने पास पोस्टमार्टम के मैनेजमेंट में मसाज का हमेशा एक ही पर्पस रहेगा और वो पर्पस रहेगा यूट्रस को हार्ड करना। तो थर्ड स्टेज मैनेजमेंट के अंदर शुरुआत में किए जाने वाले इंटरवेंशन जो होते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल के, वो तो ये रहे। अब बात करते हैं ड्रग की। मैंने सिखाया था ड्रग 3 ही होती हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिथार्जिन। शरीर में निकले तो नेचुरल, बाहर से आए तो एक्टिव। अब हम ब्लीडिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ड्रग ऑफ चॉइस 3 रटाइए आपको, लेबर की ऑक्सीटोसिन, अबॉर्शन की प्रोस्टाग्लैंडिन, हेमरेज की मिथार्जिन। यहां माहौल चल रहा है ब्लीडिंग का, तो ड्रग आने वाली है मिथार्जिन। और मिथार्जिन के लिए एक बात कंफर्म है, शरीर के अंदर नहीं बनती है, बाहर से लेके आएंगे। बाहर से लेके आएंगे तो एक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा। लाइन सामने बोर्ड पर मेंशन है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, AMTSL। फुल फॉर्म बड़े ध्यान से अटेंशन से सुनना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। जो फुल फॉर्म लिखी उन सबके पहले अल्फाबेट को एक साथ कलेक्टिवली पढ़ोगे तो शॉर्ट में जो नाम लिखा है वो पूरा हो जाएगा, AMTSL। AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, AMTSL। अब आगे यहां पे आपसे पूछे इसके अंदर यदि ऐसी बात जो सामने बोर्ड पर आपने प्रेजेंट करी है वो आ जाए तो आप ड्रग ऑफ चॉइस किसे बताएंगे, तो वहां जवाब किसे दे करके आएंगे, मिथार्जिन। क्या देके आएंगे, मिथार्जिन। क्योंकि थर्ड स्टेज का मतलब है ब्लीडिंग कंट्रोल करना, और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए जो दवा बनी है वो मिथार्जिन है। यहां बहुत ज्यादा अटेंशन से सुनने वाली बात जो है वो ये सारी मेहनत कब करेंगे, जब AMTCL की बात चलेगी, जब नेचुरल मैनेजमेंट फेल होगा। थर्ड स्टेज में नेचुरल मैनेजमेंट चलता, ब्लीडिंग कंट्रोल होती, तो AMTSL नहीं आता। वो फेल है तभी ये आ रहा है। तो मिथार्जिन हमेशा तभी आएगा जब मैनेजमेंट एक्टिव होगा, और एक्टिव मैनेजमेंट मतलब बाहर से, क्योंकि मिथार्जिन शरीर के अंदर नहीं मिलता। तो ड्रग ऑफ चॉइस मिथार्जिन। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बात यहां पे सुने, सबको पता है कि थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग होगी, सबको पता है कि उसका अमाउंट 100 से 250 होगा, सबको उम्मीद है कि वो ब्लड लॉस अपने आप रुकेगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर एक स्किल पर्सन की स्किल कहां शो होती है, जब वो पहले से ही अंदाजा लगा ले कॉम्प्लिकेशन का और मैनेज करना शुरू कर दे। कि एक नर्स या एक स्टूडेंट इतना वेट ना करे कि मैं थर्ड स्टेज का वेट करूं, फिर ब्लड लॉस का वेट करूं, और फिर ये देखूं कि नेचुरल मैनेजमेंट फेल हो जाए और फिर मैं जाके दवा देने जाऊं। इतना वेट नहीं करता। इसलिए प्रिवेंशन के तौर पे ये जानते हुए कि थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग होगी तो हम पहले से ही एडवांस स्टेप ले लेते हैं और ये AMTSL पहले शुरू कर देते हैं। मतलब मिथार्जिन दवा को पहले लगा देते हैं। मिथार्जिन दवा का काम पड़ने वाला है थर्ड स्टेज लेबर में प्लासेंटा निकलने के बाद, इसलिए इसको लगाते हैं पहले। पूछा जाता है टाइमिंग कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ गिविंग मिथार्जिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है। टाइमिंग बोले तो वहां बताते हैं डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। कल के लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लास्ट में जब अपन शोल्डर निकालने आए थे, एंटीरियर शोल्डर, उस समय इसे लगाने का समय होता है। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, जैसे शोल्डर निकले वैसे ही आप मिथार्जिन लगा दे। यह वेट ना करें कि नेचुरल रुकेगा, क्योंकि यदि मान लो नेचुरल फेल हो गया तो फिर मैनेज करने का टाइम कम मिलेगा। और पहले ही घोषणा कर चुका है मास्टर की स्टेज का नाम है मोस्ट क्रूशियल। एक बात नंबर 2, इस मिथार्जिन के जनरल और मेजर साइड इफेक्ट। जनरल साइड इफेक्ट तो हर दवा का नॉजिया वॉमिटिंग होता है।
सिर्फ एंटीएमेटिक को छोड़ के। जनरल मेजर बात क्या है, मिथार्जिन इतने जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कि साइड इफेक्ट में हाइपरटेंशन दे जाता है। बिल्कुल, जनरल साइड इफेक्ट नोजिया वॉमिटिंग है, पर मेजर साइड इफेक्ट है हाइपरटेंशन। इसीलिए मिथार्जिन देते समय हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे ब्लड प्रेशर, और मिथार्जिन उन मरीजों में संभल करके देंगे जिनको होता है हाइपरटेंशन, मतलब प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। सामने लिखता हूं, मिथार्जिन के अंदर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या मेंशन करा मैंने, जनरल साइड इफेक्ट, और फिर बात करी मेजर साइड इफेक्ट की। तो जनरल साइड इफेक्ट में तो सिंपल सा नाम ले देना, वहां पे आंसर था नोजिया वॉमिटिंग, चिंता की बात नहीं। पर मेजर साइड इफेक्ट की बात करी तो वहां पे नाम था हाइपरटेंशन। फिर सवाल बन के आए, सवाल 2 बन के आए। वो कौन कौन से बन के आए? पहला सवाल ये कि ड्यूरिंग मिथार्जिन आपको हमेशा क्या करनी है, बीपी मॉनिटरिंग, और कौन से मरीज में ध्यान से देना है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में, क्योंकि उन मदर में पहले से ही क्या होता है, हाइपरटेंशन। तो ये सारा अपने पास जो मैनेजमेंट था वो ब्लीडिंग कंट्रोल को लेकर के था। अब जैसा आपको बताया मैंने, मैनेजमेंट 2 पे फोकस करता है, या तो ब्लीडिंग कंट्रोल करो या प्लासेंटा बाहर निकालो। तो अगली बार जो नाम चलेंगे कि नेचुरली प्लासेंटा निकल जाना चाहिए, पर नहीं निकले तो हम निकालेंगे, और हम जिससे निकालते हैं सामने बोर्ड पर वो 2 नाम बन जाते हैं, सीसीटी और एमआरपी। ये 2 नाम लिखे हुए हैं, सीसीटी और एमआरपी। दोनों प्रोसीजर को मैं सामने दिखाऊंगा। सबसे पहले इनके फुल फॉर्म अपन लिख लेते हैं। सीसीटी अपने पास कंट्रोल कोड ट्रैक्शन है। एमआरपी हमारे पास मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा है। अब इनके बारे में एक एक बात मैं ऐसी बताऊंगा जिसको देख करके पता चल जाएगा कि आपको इनका आगे क्या करना है। ये जो चीज है, इसके नीचे आपने लिखा कि जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता तो मोस्ट कॉमनली यही किया जाता, और जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता तो इसका नंबर तो मोस्ट रेयरली आता। और आज कंपटीशन के जमाने में रेयर वालों की कोई औकात नहीं, तो बात करेंगे मोस्ट कॉमन। ये चीज कि सीसीटी एमआरपी 2 तरीके होते हैं, मोस्ट कॉमन सीसीटी है, मोस्ट रेयर एमआरपी है। तो मोस्ट कॉमन ये है, तो फिर एक बार लेबर के एंड होते होते एक साइंटिस्ट का नाम, और जिस साइंटिस्ट ने सीसीटी को बताया उसका नाम मास्टर ने सबसे ऊपर दिखाया, और नाम क्या था, वो ये रहा, ब्रांडेट। ब्रांडेड नहीं है, ये ब्रांडेट है, एंड्रयू मेथड। सीसीटी बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो ब्रांडेट एंड्रयू मेथड है। इन प्रोसीजर में क्या होता है वो जानने से पहले यह जरूरी है इनका मीनिंग क्या है। प्लासेंटा सेपरेशन के 2 तरीके, सीसीटी और एमआरपी। एमआरपी मोस्ट रेयर, सीसीटी मोस्ट कॉमन। यह बताने वाला ब्रांडेट एंड्रयू। होता क्या है अब वो सामने बोर्ड पर देखें। पहली चीज ये, फर्स्ट थिंग यहां पे नाम दिया सीसीटी। एक एक लाइन ध्यान से सुनना। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। नंबर 1 कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है जब चीज हमारे नियंत्रण में हो। तो कैसे? एग्जामिनर का एक हाथ फॉरसेप्स के द्वारा अम्बिलिकल कोड को पकड़ता है। एग्जामिनर का एक हाथ फॉरसेप्स के द्वारा अम्बिलिकल कोड को पकड़ता है, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ फंडस पे होता है। 2 हाथ हैं, बाइमैनुअल प्रोसीजर, दोनों हाथ बाहर हैं, बोथ एक्सटर्नल। 1 ओवर द फंडस, 1 होल्ड द अम्बिलिकल कोड। कंट्रोल, किसे कंट्रोल किया? अम्बिलिकल कोड को। फिर नाम क्या है? ट्रैक्शन, मतलब खींचना। यहां से कोड को पकड़ के रोटेट करते हैं और फिर ऊपर से प्रेशर डाल के प्लासेंटा को रिमूव करते हैं।
एक बात। नेक्स्ट वन एमआरपी, ये जो अपने पास दुकानदारी है वो एमआरपी है। एमआरपी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। देखो क्या हुआ, एक हाथ एग्जामिनर का बाहर फंडस पे और दूसरा शक्तिमान ने घुसा दिया अंदर, तो ये अंदर जाता है इसलिए हाईली रिस्की, हाईली इंफेक्शियस होता है। तभी हमने इसे बोला मोस्ट रेयर कि एक हाथ बाहर एक हाथ अंदर पकड़ के खींच के बाहर लाएंगे तो नाम होगा एमआरपी। तो ये अपने पास था प्लासेंटा रिमूव करने की दो टेक्निक, या यूं कहें ये सारी बात जो अपन ने करी वो पूरी की पूरी थर्ड स्टेज को शुरू से लेके एंड करती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या क्या डिस्कस किया गया एक बार गो थ्रू हो जाएं तो अपने पास ये रहा। सबसे पहले ये नाम आफ्टर बर्थ कहलाता है। दो काम होते हैं, ज्यादा समय इसमें कम समय इसमें। सबसे मेजर काम सेपरेशन का है, पहला सेंट्रल शुल्टजी वाला, दूसरा मार्जिनल ड्यूकैन वाला। दोनों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक में बटन कैविटी एक में इन्वर्टेड अम्ब्रेला। साइन की बात चली, मोस्ट कंफर्मेटरी अम्लाइकल कोल्ड, ब्लड की बात चली, अमाउंट और नेचुरल मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फंडस के असेसमेंट से पूरा बोर्ड भर चुका है। सॉफ्ट यूट्रस, हार्ड यूट्रस, टोमेटिक यूट्रस, फंडस असेसमेंट। मैनेजमेंट की बात करी, दो ही काम है, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, प्लेसेंटा सेपरेट करना। ब्लीडिंग कंट्रोल प्रोसीजर से करते हैं, पहला फंडल प्रेशर, दूसरा मसाज। हर मसाज से यूट्रस हो जाता है हार्ड। एक्टिव दवा यूज करना, AMTSL, यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस मिथार्जिन। देने का समय शोल्डर डिलीवरी के बाद। मेजर साइड इफेक्ट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग थेरेपी, BP मॉनिटरिंग। लास्ट वन प्लासेंटा सेपरेट करना है, दो तरीके होते हैं। कॉमन वाला CCT है, ब्रांडेड एंड्रू ने दिया था और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखा। तो इसके साथ थर्ड स्टेज, और ना केवल थर्ड स्टेज, पूरा लेबर खत्म हो जाता है, क्योंकि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर नाम दिया गया है रिकवरी फेज, और मैं बोलता हूं इसमें एक ही काम होता है, जिस काम का नाम है अपने पास ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन में आप वो सब ऑब्जर्व करें जो आप कर सकते हैं, जैसे प्लासेंटा पूरा बाहर निकला या नहीं, यूटेराइन कैविटी पूरी खाली हुई या नहीं, कैविटी में कोई पीस पड़ा तो नहीं रह गया ना, मदर का ब्लड लॉस जो हुआ था वो रुका या नहीं, नेचुरल रुका या नहीं, एक्टिव दवा दी है तो वो दवा का डोज चल रहा है या नहीं, उस दवा के साइड इफेक्ट आए या नहीं, बच्चा जो अलग किया था उसकी न्यूबॉर्न केयर हुई या नहीं, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हुई या नहीं, मदर को पेरेंटिंग आई या नहीं। सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन 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 करना ही कहलाता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। और इसके साथ ये हमारा सबसे पहला प्यारा निकल करके हो गया किसी और का आवारा, और ये दे गया पूरे लेबर को एंड प्रोसीजर पे ला करके सारी स्टेज का डिस्कशन करके लास्ट कंडीशन। तो पिछले लगातार 3-4 दिनों से जिस हेडिंग को लेकर चल रहे थे, इस पिक्चर को लेकर के चल रहे थे, इस टावर को बाहर निकाल रहे थे, आज वो पूरी तरह पूरी सामग्री के साथ बाहर आ चुका है। अगली मुलाकात खाली यूट्रस के साथ पोस्टमार्टम वाली जिंदगी में। धन्यवाद।